कभी सोचा है कि क्या वाकई एक अकेला इंसान, सिर्फ एक इंसान, इतिहास की धारा को मोड़ सकता है? क्या एक अपमान की आग से एक पूरे साम्राज्य की नींव रखी जा सकती है? आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही दिमाग की, एक ऐसे इंसान की जिसकी मिसाल आज तक नहीं मिलती, आचार्य चाणक्य। ये शब्द महज एक धमकी नहीं थे, ये समझिए कि इतिहास का सबसे बड़ा डेथ वारंट था। एक निहत्थे ब्राह्मण ने उस वक्त के सबसे अमीर, सबसे ताकतवर राजा धनानंद को भरी सभा में ये चुनौती दे डाली थी। और बस इसी एक पल से, इसी एक शपथ से शुरू हुई वो कहानी जिसने हिंदुस्तान का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए कहानी के पहले पड़ाव पर चलते हैं, जहां हम चाणक्य की जड़ों को देखेंगे और उस अपमान की आग को महसूस करेंगे जिसने उनके जीवन के मिशन को एक नई दिशा दी। कहते हैं जब चाणक्य का जन्म हुआ तो उनके मुंह में पहले से ही 2 दांत थे। अब उस जमाने में ज्योतिषियों ने इसे देखकर भविष्यवाणी कर दी कि यह बालक 2 चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। लेकिन उनके पिता वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा सत्ता के नशे में चूर हो जाए, तो उन्होंने एक पत्थर से उस बच्चे के वो दांत तोड़ दिए। और कहा जाता है कि उसी वक्त ये तय हो गया कि ये बालक राजा तो नहीं बनेगा, पर हाँ, किंग मेकर यानी राजाओं का निर्माता जरूर बनेगा। सोचिए, एक घटना ने चाणक्य की पूरी जिंदगी का रास्ता ही तय कर दिया। समाज ने उन्हें कभी उस नजर से नहीं देखा। उनका बाहरी रूप देखकर लोग उनका मजाक उड़ाते थे, उन्हें कुरूप कहते थे। लेकिन चाणक्य ने बहुत छोटी उम्र में ही ये बात समझ ली थी कि असली ताकत शरीर में नहीं बल्कि दिमाग में होती है। और उनकी यही बुद्धि, यही दिमाग आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी तलवार बनने वाली थी। तो हुआ ये कि चाणक्य मगध पहुंचे, राजा धनानंद को यूनान के सिकंदर के बढ़ते हुए खतरे से आगाह करने। पर धनानंद वो तो घमंड में चूर था। उसने ज्ञान की बात सुनने के बजाय चाणक्य का मजाक उड़ाया। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने अपने सैनिकों को हुक्म दिया कि इस ब्राह्मण को लात मारकर महल से बाहर फेंक दो। बस उसी अपमान की आग ने उस ऐतिहासिक शपथ को जन्म दिया जिसने नंद वंश के विनाश की कहानी लिख दी। अब अपनी प्रतिज्ञा की आग में जलते हुए चाणक्य को एक ऐसे इंसान की तलाश थी, एक ऐसे हथियार की जो उनके प्रतिशोध को और अखंड भारत के उनके सपने को हकीकत में बदल सके। और यहीं से शुरू हुई सम्राट की खोज। जंगलों में भटकते भटकते एक दिन चाणक्य की नजर कुछ बच्चों पर पड़ी जो खेल रहे थे। उनमें से एक छोटा सा लड़का एक ऊंचे टीले पर ऐसे बैठा था मानो वही राजा हो, और बड़े अधिकार के साथ बाकी बच्चों के झगड़े सुलझा रहा था। उसकी आवाज में वो दम, उसकी आंखों में वो निडरता देखकर चाणक्य वहीं रुक गए। उन्हें एक पल में समझ आ गया कि उन्हें अपना सम्राट मिल गया है। चाणक्य उस बालक चंद्रगुप्त को अपने साथ तक्षशिला ले गए और वहां उन्होंने उसे सिर्फ एक योद्धा नहीं बनाया, तलवारबाजी तो सिखाई ही, पर साथ ही राजनीति, कूटनीति, हर शास्त्र में उसे पारंगत कर दिया। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को एक ऐसा हथियार बनाया जिसे कोई तोड़ नहीं सकता था, और इसके लिए तरीके भी ऐसे अपनाए जो किसी ने सोचे तक नहीं थे। जैसे उसे बचपन से ही खाने में जहर की बहुत छोटी छोटी मात्रा दी जाती थी। क्यों? ताकि भविष्य में अगर कोई दुश्मन उसे जहर देकर मारने की कोशिश करे तो उसका शरीर उस जहर को झेल जाए। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। भारत की सरहदों पर सिकंदर महान की सेनाएं दस्तक दे रही थीं। चाणक्य जानते थे कि तलवार से तलवार टकराई तो नुकसान बहुत होगा। उन्होंने फैसला किया कि ये जंग हथियारों से नहीं बल्कि दिमाग से लड़ी जाएगी। और चाणक्य ने एक ऐसा मनोवैज्ञानिक युद्ध छेड़ा जिसका सिकंदर के पास कोई तोड़ नहीं था। उन्होंने सिकंदर की सेना में ये अफवाह फैला दी कि भारत ये देवताओं की भूमि है, और जो कोई भी व्यास नदी को पार करने की हिम्मत करेगा उस पर देवताओं का कहर टूटेगा। उन्होंने सैनिकों के मन में ऐसा खौफ भर दिया कि दुनिया की सबसे मजबूत मानी जाने वाली सेना ने आगे बढ़ने से ही इंकार कर दिया। नतीजा ये हुआ कि विश्व विजेता सिकंदर, जिसे कोई तलवार न हरा सकी, वो एक ब्राह्मण की बुद्धि से हार गया। उसे एक भी जंग लड़े बिना भारत की सीमाओं से वापस लौटना पड़ा। ये एक ऐसी जीत थी जो बिना एक भी तीर चलाए हासिल की गई थी। सिकंदर का खतरा तो टल गया। अब चाणक्य और चंद्रगुप्त ने सोचा कि यही सही मौका है। उन्होंने जल्दबाजी में सीधे मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पर हमला बोल दिया, लेकिन ये उनकी बहुत बड़ी भूल साबित हुई। धनानंद की विशाल सेना के आगे उनकी छोटी सी टुकड़ी पल भर भी नहीं टिक पाई। उन्हें अपनी जान बचाकर जंगलों में छिपना पड़ा। जंगल में छिपे हुए एक दिन उन्होंने एक बूढ़ी मां को अपने बच्चे को डांटते हुए सुना। वो कह रही थीं, अरे मूर्ख, गरम खिचड़ी को बीच से खाएगा तो मुंह जल जाएगा,
इसे किनारों से खाओ जहां ये ठंडी है। ये बहुत मामूली सी बात थी, लेकिन इस एक लाइन ने चाणक्य की आंखें खोल दी। उन्हें अपनी गलती समझ आ गई। साम्राज्य को सीधे केंद्र से नहीं जीता जा सकता, उसे किनारों से धीरे धीरे जीतना होगा। और बस इस खिचड़ी से मिले सबक ने सब कुछ बदल दिया। अब चाणक्य के पास एक नई रणनीति थी और यहीं से कहानी अपने सबसे निर्णायक मोड़ पर पहुंचती है, एक साम्राज्य का निर्माण। अब वो खिचड़ी रणनीति जमीन पर उतर रही थी। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने सीधे राजधानी पर हमला करने के बजाय पहले मगध के सीमावर्ती राज्यों को जीतना शुरू किया। छोटे छोटे राजाओं से गठबंधन किया और धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे राजधानी को चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया। वो धनानंद के साम्राज्य को ठीक वैसे ही खत्म कर रहे थे जैसे खिचड़ी को किनारों से खाया जाता है। और वो दिन भी आया जब चंद्रगुप्त की सेना ने पाटलिपुत्र में कदम रखा। धनानंद का अंत तय था। चंद्रगुप्त को सम्राट घोषित करने के बाद चाणक्य उसी भरे दरबार में धनानंद के खाली सिंहासन के सामने जाकर खड़े हुए और अपनी वो शिखा, जिसे उन्होंने सालों से खोल रखा था, उसे बांधा। अपमान का बदला, प्रतिज्ञा, आज सब कुछ पूरा हो गया था। लेकिन चाणक्य की दूरदर्शिता देखिए, जीत यहीं खत्म नहीं हुई। वो जानते थे कि जब तक धनानंद का सबसे वफादार और तेज दिमाग वाला मंत्री अमात्य राक्षस आजाद है, तब तक साम्राज्य पर खतरा बना रहेगा। तो उन्होंने राक्षस को मारा नहीं, बल्कि अपनी कूटनीति से उसे चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बनने के लिए राजी कर लिया। सोचिए, उन्होंने दुश्मन को हराया नहीं, बल्कि उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। यहां तक थी चाणक्य के प्रतिशोध की कहानी, लेकिन उनकी असली कहानी तो अब शुरू होती है, उनकी अमर विरासत की कहानी। चाणक्य ने अखंड भारत के सपने को सच कर दिखाया था। जब सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस ने भारत पर दोबारा हमला किया, तो इस बार चंद्रगुप्त की सेना ने उसे बुरी तरह से हराया। लेकिन युद्ध के बाद चाणक्य ने जो किया, वो कूटनीति की एक मिसाल है। सेल्यूकस ने हार के बाद अपनी बेटी हेलेना की शादी चंद्रगुप्त से की और आज का जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बड़ा इलाका है, वो मौर्य साम्राज्य को सौंप दिया। चाणक्य ने अपने पूरे जीवन के अनुभव और ज्ञान को 2 महान ग्रंथों में लिख दिया। एक अर्थशास्त्र, जो आज भी राजनीति, अर्थशास्त्र और रणनीति का सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है, और दूसरा चाणक्य नीति, जिसमें लिखी बातें आज भी हमें एक बेहतर जीवन जीने का रास्ता दिखाती हैं। उनकी पूरी जिंदगी बस इसी एक विचार का सबूत है। एक ऐसा इंसान जिसे समाज ने उसके रूप रंग के लिए ठुकरा दिया, उसी इंसान ने सिर्फ अपनी बुद्धि और अपने संकल्प के दम पर इतिहास का रुख मोड़ दिया और दुनिया के सबसे महान साम्राज्यों में से एक की नींव रखी। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि इंसान की महानता उसकी शक्ल या उसके जन्म से नहीं, उसकी काबिलियत से होती है। तो सवाल फिर वहीं आकर खड़ा होता है, क्या वाकई एक अकेले इंसान की इच्छा शक्ति इतिहास का रास्ता बदल सकती है? चाणक्य की कहानी इसका सबसे बड़ा सबूत है। उनकी विरासत हमें बताती है कि विचार, संकल्प और सही रणनीति किसी भी सेना या किसी भी दौलत से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। चाणक्य का शरीर भले ही खत्म हो गया हो, पर उनके विचार वो आज भी जिंदा हैं और हमेशा रहेंगे।